राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस क्लास में जो करेंगे वो है अधिगम, यानी कि जो सीखना है अधिगम, सीखने के सिद्धांतों का वर्गीकरण करेंगे, जो कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानवादी सिद्धांत। वैसे मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी क्लास उस रॉबर्ट गेने का जो अधिगम सोपान किया है उसकी हो जाती, पर पहले सिद्धांत का कर लेते हैं। एक जैसे भी एक वीडियो में 2 या 3 होते हैं, थोड़े थोड़े करके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, जैसे रॉबर्ट गेनो का अधिगम सोपान की, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसी की ही 2 या 5 मिनट की, जिसको इन सभी को मैं अच्छे से समझा दूंगी उसमें। तो आज अपने इनके सिद्धांतों का वर्गीकरण करेंगे और अच्छे से समझना है इनको, क्योंकि सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधा सीधा इनके प्रवर्तक है उनको अच्छे से ध्यान रखना, नाम सीधा ही आ जाता है कई बार, बाकी डीपली पूरा इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं तो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत, इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनके वर्गीकरण में देखें तो इनके अलावा सिद्धांत और निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत भी है, एक सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत भी है। तो अब इनको अपने अच्छे से देखते हैं कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, सबसे पहले इनको देखो, इनका नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ संज्ञानवादी यहाँ व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। और संज्ञान का क्या अर्थ है? संज्ञान का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है भाई, यानी कि संज्ञान का संबंध पहले तो देखो मस्तिष्क से है ना। इसको समझो पहले व्यवहारवादी और संज्ञानवादी को। ये जो सिद्धांत है ना, इनका जो प्रयोग किया जाता है उसमें बुद्धि का होता है, संज्ञान मस्तिष्क से होता है, मस्तिष्क से बुद्धि का समझ लो थोड़ा सा। तो अब इनको देखो, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, पहले तो इनके नाम देखो कि संज्ञानवादी सिद्धांत का अन्य क्या नाम है, व्यवहारवादी सिद्धांत, इनका नाम जरूर ध्यान होना चाहिए। देखो व्यवहारवादी सिद्धांत को क्या क्या नाम से जानते हैं इसको? संबंधवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत और परिधार्य सिद्धांत। तो इनके नाम जरूर ध्यान रखना। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा जे.बी. वॉटसन। जो जे.बी. वॉटसन है, उन्होंने देखो व्यवहारवाद के माध्यम से मनोविज्ञान में क्रांतिकारी विचार रखे थे। तो जे.बी. वॉटसन, तो इन व्यवहारवादी से जरूर नाम रखना ध्यान, और सभी को पता होगा। देखो जब बालक पैदा होता है ना, जब जन्म लेता हो, उस समय क्या होता है, वो बिल्कुल ही खाली प्लेट के समान होता है। जो टेबुला रासा खाली प्लेट होती है उनके समान होता है जब जन्म लेता है। एक चीज आप ध्यान रखना, चाहे यहाँ पर लिख लो कि जो व्यवहारवादी होते हैं ना, व्यवहारवादी मैं लिख दूंगी वैसे, वो आंतरिक जो मानसिक क्रिया होती है ना उनको स्वीकार नहीं करते। कौन? व्यवहारवादी आंतरिक मानसिक क्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं। तो किसको मानते हैं ये व्यवहारवादी? व्यवहारवादी मानते हैं उद्दीपक व अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया को, अच्छे से समझ में आएगा क्या है। तो व्यवहारवादी किसको नहीं स्वीकार करते हैं? आंतरिक मानसिक क्रिया, उसको स्वीकार नहीं करते। और किन को मानते हैं? उद्दीपक व अनुक्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अब आप देख लो व्यवहारवादी सिद्धांत के पहले तो नाम देखो, संबंधवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, परिधार्य सिद्धांत, इनके नाम है। अब इन व्यवहारवादी सिद्धांत है, इनमें कौन कौन से आते हैं देखो। एक आता है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको ही देखो, मैंने कहा था ना, जो व्यवहारवादी है ये आंतरिक मानसिक क्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं, किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत के सिद्धांत देख लो, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, इसको ही थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत कहते हैं। मैंने आगे इस सिद्धांत के सारे नाम भी लिख रखे हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? योजनावाद का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, ये सारे नाम मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उसके बाद पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, इसको संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, सभी नाम जरूर ध्यान रखने हैं। और इसका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उस नाम से भी कई बार पूछा गया है। तो पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, इसका अन्य नाम और देख लो क्या नाम है। एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन भी है, और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये मैंने सारे लिख रखे, आगे अपने करेंगे। नेक्स्ट स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत, और समीपता अनुबंधन, या इसको स्थापनता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो समीपता का अनुबंधन, हल का प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये व्यवहारवादी सिद्धांत सारे ध्यान रखना। इन सभी को अपने करेंगे, एक एक दो दो जैसे भी होते हैं अच्छे से समझ में जैसे आ जाए, चाहे 2 आए चाहे 3, थोड़े थोड़े करके। अगर आप लोग कहते हो तो मैं तो एक क्लास में ज़्यादा भी करवा दूंगी, पर थोड़ी सी अगर लंबी क्लास हो जाती है तो कमेंट आने लग जाते हैं नीचे। नेक्स्ट संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत को ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र
संगठनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो सिद्धांत है वो देखो कौन कौन से है। गेस्टोल्ट सिद्धांत, जिसको शुद्ध सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये सारे संज्ञानवादी है। बांडूरा का हो गया, ब्रूनर का हो गया, जीन पियाजे वाला गेस्टाल्ट सिद्धांत है ना। नेक्स्ट, तलरूप या क्षेत्र का सिद्धांत, टोलमेन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, डेविस आशुबल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इन सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अपने जो सबसे पहले करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे पहला प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसको अपने करते हैं, जिसको एसआर सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एसआर सिद्धांत, और इसको थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अब इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, एसआर सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को। इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है, इसी का नाम एसआर सिद्धांत, इसी का उद्दीपक अनुक्रिया, इसी का आवर्ती, इसी का परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, भोजनवाद का सिद्धांत, ये सारे इसी का ही नाम है। अब देखो, सबसे पहले जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? तो अभी बात करें, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इसको ये थॉर्नडाइक ने दिया, जो अमेरिका के। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने। अब देखो भाई, व्यवहारवादी, ये लाइन मैंने बोली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यवहारवादी है ना, ये आंतरिक मानसिक क्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं। तो किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? ये उद्दीपक व अनुक्रिया को, ठीक है। अब देखो, थॉर्नडाइक से जो ये थॉर्नडाइक है, ये अमेरिकी मनोविज्ञान थे, मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे, विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, और पशु मनोविज्ञान के जनक भी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने ना इन्होंने ही तो पशुओं पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इनका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये देखो, जब ये ना पीएचडी कर रहे थे ना, कब? जब 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक, देखो तब 1898 ईस्वी में इन्होंने पहली बार अपने पीएचडी शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक देखो एनिमल इंटेलिजेंस था, क्योंकि ये क्या थे? पशु मनोवैज्ञानिक के जनक थे, इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये एनिमल इंटेलिजेंस था। इन्होंने इसमें पहली बार प्रयास और त्रुटि का विचार दिया। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने इसमें जो पहली बार प्रयास एवं त्रुटि का विचार दिया था ना, ये विचार तो दिया था 1913 में। विचार कब दिया था? 1913 में। और ये विचार आया कब था? ये आया था 1898 में। आता तो 1898 ईस्वी में है, परंतु विचार दिया 1913 में था। इन्होंने इस जो ये सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था, या लिख लो, चाहे मैंने शायद लिख रखा होगा, 1913 में इनकी एक पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें किया था। अब मोटा मोटा देखो क्या पढ़ा। व्यवहारवादी सिद्धांत मैंने सारे बताए कौन कौन से, उसमें जो पहला है वो कौन सा है? पहला उद्दीपक अनुक्रिया, चाहे इसका नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चाहे एसआर थ्योरी, ठीक है ना, चाहे आवर्ती का सिद्धांत, चाहे परिश्रम, धैर्य, प्रयत्न एवं भूल का, प्रयास एवं त्रुटि चयन का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, ये इसके नाम है। अब इसका जो इन्होंने प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने, वो किन पर किया है? वो किया है पशुओं पर। और ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने ही दिया। और ये देख लो, मैंने एक जगह सारी चीजें लिख दी है कि ये अमेरिकी मनोविज्ञान है, विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अब और इनके बारे में क्या बातें हैं वो मैंने एक जगह और लिख रखी है, वो एक बार और देखो। ये देखो, इस पे मैंने इस प्रकार से लिखा है कि देखो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत में देखो, इन्होंने थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने सिद्धांत का देखो प्रतिपादन 1913 में, इनकी पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें किया, ठीक है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया था। अब देखो किस प्रकार किया। आप लोगों ने ये जो कहानी सी है वो सारी पढ़ रखी होगी, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, आप लोगों ने पढ़ तो रखा होगा। पहले आप लोग ये देखो, जो एसआर थ्योरी है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं, इसको देखो। उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों को समझो, ये क्या है? उद्दीपक स्टिमुलस, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, इनको देखो।
उद्दीपक है क्या, उद्दीपक क्या है, पहले तो उद्दीपक को समझो। वो वस्तु या कोई भी मतलब चीज है ना, वस्तु, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसको कार्य करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी, वो उद्दीपक है। कैसे, मान लो ये आपके सामने भोजन है, या जैसे पानी, लक्ष्य कुछ भी हो, लक्ष्य है आपके सामने, आप मान लो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने उद्दीपक तो होना चाहिए, लक्ष्य तो होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। आपके सामने अगर उद्दीपक भोजन है, उसको पाने के लिए आप अनुक्रिया करोगे ना, हाथ पांव मिलाओगे। जैसे यहाँ पर बिल्ली का उदाहरण है, बिल्ली देखो ये मांस का टुकड़ा रखा होता है, तो इसके सामने उद्दीपक, ये मांस ही तो उद्दीपक है, इसके लिए हाथ पैर हिलाएगी, अनुक्रिया करेगी, अनुक्रिया करेगी, वो रिस्पॉन्स होगा, है ना। तो जैसे इस भोजन को खाने के लिए खाएगी ना वो, तो अब देखो उद्दीपक क्या है, उद्दीपक मान लो भोजन है ये, तो आपको उद्दीपक समझ में आ गया, स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक यानी कि वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति या फिर उसको कार्य करने के लिए व्यक्ति को क्या करती है, प्रेरित करती है। जैसे ये बिल्ली बना दी मेरे को, ऐसी बनी है, ये इस मांस को खाने के लिए है ना, उद्दीपक है ये, इसको खाने के लिए प्रेरित करती है ना, तो ये काम है खाना है, इसको व्यक्ति, इस बिल्ली को प्रेरित करेगा, तो वो उद्दीपक हो गया। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया होता है रिस्पॉन्स। देखो अनुक्रिया रिस्पॉन्स, देखो जो ये उद्दीपक है ना, उद्दीपक के अनुसार जो किए जाने वाला कार्य है वो अनुक्रिया है। देखो यहाँ पर ये अनुक्रिया करेगी रिस्पॉन्स, तो जो उद्दीपक इसके सामने रखा है मांस, तो उद्दीपक के अनुसार किए जाने वाला जो कार्य है, ये कार्य करेगी, वो ही अनुक्रिया है। जैसे भोजन का खाना है ना, और पानी पीना, ये सारे अनुक्रिया होगी, रिस्पॉन्स। ये आपको उद्दीपक और अनुक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये उद्दीपक अनुक्रिया समझ में आ गया तो इसका सारा का सारा व्यू आपको समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ रखी होगी कहानी क्या है सब कुछ, या मेरे को बताने की जरूरत है। वैसे टाइम लगता है, इन कहानियों को बताते रहते हैं, तो कहानियों से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि लोग कहानियों में टाइम बिता देते हैं, क्लास में जो चीज़ क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ नहीं बता पाते। तो मैं नहीं चाहती कि इन चक्रों में पड़े, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि थॉर्नडाइक ने जो मुख्य प्रयोग किया था वो तो एक भूखी बिल्ली पर किया था, आपको सभी को पता है, ठीक है। और इस भूखी बिल्ली को कहाँ कर दिया, देखो पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे को बंद तो कर दिया, परंतु इसका दरवाजा कैसे खुलता था, यहाँ पर एक लीवर थी ये, है ना, इस लीवर को दबाने से खुलता था। इस प्रकार यहाँ पर बनाया हुआ था, एक लीवर सा बनाया हुआ था, उसको दबाते तो खुलता था। और पिंजरे के बाहर यहाँ पर एक तस्करी लगाकर उसमें खाना रख दिया, मांस मान लो ये, और ऐसे रखा था जैसे कि ये बिल्ली है इसको सूंघ सके या फिर इसको देख सके, मतलब सामने दिख जाता था या सूंघा भी जाता था, और वो इस खाने को प्राप्त करने के लिए कैसे भी बाहर आने का प्राप्त करे, मतलब इस प्रकार रखा हुआ था ताकि सूंघ सके, देख सके, और बाहर आने के लिए बार बार ये रिस्पॉन्स अनुक्रिया करे। अब देखो ये भूखी थी तो इधर उधर भाई अंदर दौड़ लगाने लगी इसको खाने के लिए, है ना। इसने बार बार पंजों और मुंह से मतलब ऐसे खोलने का प्रयास किया, इस प्रकार से अंदर भागा दौड़ मच रही थी भी, कैसे इसको मैं प्राप्त कर लूं खाने को। एकदम क्या हुआ, अनजाने में क्या हुआ, मतलब एकदम में बार बार जब हाथ पैर हिला रही थी ना, इस प्रकार की अनुक्रिया कर रही थी, तो अनजाने में इसका लीवर था ना, उसको दबाने में ही मतलब ऐसे सफल हो गई, दब गया ऐसे, और वैसे ही इसका वो दबा ना, तो पिंजरे का क्या हो गया, दरवाजा खुल गया भाई, और बाहर आकर के इसने क्या कर दिया, भोजन खा लिया। फिर देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने ना ऐसा किया था, शीघ्रता से जो दूसरा प्रयास था उसके लिए बिल्ली को पुनः वापस पिंजरे में बंद कर दिया था। और इस बार इसने ज्यादा हाथ पैर नहीं लाए, पहली बार कितना मत्था मारा था, इस बार इसने क्या किया, थोड़ा बहुत ही प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास के बाद में बिल्ली मतलब ऐसे ना मतलब खाने के लिए मतलब बाहर खुल गया था, ये जल्दी ये खोलने में, इस दरवाजे को खोलने में सफल हो गई। जिस प्रकार ये पिंजरे को बार बार ऐसे खोल रही थी, इस प्रकार कर रही थी ना, तो इससे आप देखो भी निष्कर्ष वो क्या निकला था, एक तो उद्दीपक था, मान लो ये उद्दीपक है, यहाँ लिख लो, ये खाना तो क्या है, उद्दीपक है, मैं लिख देती हूँ, खाना है जो तो उद्दीपक है, और जो बार बार प्रतिक्रिया कर रही थी अनुक्रिया, वो तो क्या था, वो रिस्पॉन्स था ना, अनुक्रिया थी। जो ये उद्दीपक था और जो ये वांछित अनुक्रिया करी थी, इनके बीच में क्या बन गया था, एक बंध बन गया था, यानी कि बॉन्ड बन गया था, ये मैंने लिख दिया। तो इस जो इसने किया था ना, जो स्टार्टिंग में प्रतिक्रिया की, बाद में जल्दी खो लेती है, और इधर इसके सामने क्या था, मांस का टुकड़ा था, उद्दीपक था। इसको मान लो आप पढ़ते हो, आपके सामने लक्ष्य होते हैं, तो भी आप पढ़ते हो, तभी प्रतिक्रिया करते हो, तभी आप मतलब ऐसे थोड़ा बहुत जल्दी उठते हो, प्रयास करते हो, है ना। तो जो आप पढ़ते हो और आपके सामने जो लक्ष्य होता है, उनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही बिल्ली है, ये प्रतिक्रिया करी, अनुक्रिया, इसके सामने उद्दीपक है, इनके बीच में एक बॉन्ड यानी कि बंध बन गया। इसीलिए ना थॉर्नडाइक ने दो ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर मतलब जोड़ दिया था। कौन सी जो बातें थी वो ध्यान रखना, कि बिल्ली है ना, वो एक तो भूखी होनी चाहिए, है ना, और सीखने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है भाई, भूखी और सीखने के लिए प्रेरणा का जरूरी है। और जो बिल्ली है,
इस बिल्ली की भूख है उसको संतुष्ट करने के लिए इस भोजन का होना भी जरूरी है। जो कि ये भोजन है ये तो पुनर्बलन का काम कर सकेगा, ये तो पुनर्बलन का काम करता है। अगर ये भूखी ना है तो इसको जरूरत ही नहीं, भूखी होगी तभी प्रयास करेगी। अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं है तो जॉब को पाने के लिए आप उस लक्ष्य तक पहुंचोगे, जॉब जो आपकी वैकेंसी आई है उस तक। चाहे आप ऐसे मान लो कि हम जैसे ये भूखी है ना खाने के लिए, तो आप जॉब के पैसे हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, जॉब है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को शायद ये बड़ा थॉर्नडाइक बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम देख लो। ये 3 नियम है, एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम और एक है प्रभाव है परिणाम का नियम। जो तत्परता का नियम है ये देखो अभ्यास का नियम है, इसको उपयोग व अनुपयोग का नियम भी बोलते हैं। प्रभाव जो परिणाम का नियम है इसको संतोष या संतोष का नियम भी बोलते हैं। तीनों नाम जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रभाव व परिणाम का नियम, संतोष व संतोष का नियम, प्रसन्नता व दुख का नियम, तीनों ही नाम इसी के। अभ्यास का नियम, उपयोग व अनुपयोग, इनका थोड़ा देखो इसमें जो तत्परता का नियम, तत्पर होना है ना, तो तत्पर होना इस नियम से तात्पर्य क्या है। मान लो यदि अपने कोई काम है उसको सीखने के लिए तैयार है, मान लो तत्पर है ना, तो खुद अगर तत्पर है, तैयार है, तो उसको जल्दी सीख लेंगे अपने। एक आप लिख लेना भाटिया के अनुसार। भाटिया के अनुसार ना एक परिभाषा इस प्रकार है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, ये भाटिया के अनुसार है। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर देना है। अगर खुद तैयार हो जाता है तो युद्ध को आधा ऐसे ही विजय कर देता है। ये है उसकी भाटिया की। देखो 1935 में थॉर्नडाइक अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड में तत्परता के स्थान पर देखो आवश्यकता, रुचि एवं अभिवृत्तियों पर बल दिया है। नेक्स्ट अभ्यास का नियम। देखो इसमें एक उदाहरण पूछा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक घोड़ा है, उसको पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो ले जा सकता है, ले जाया जा सकता है, परंतु क्या आप लोग उनको पानी पीने के लिए बाध्य करोगे? जब तक घोड़ा खुद पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वो तालाब से पानी नहीं पिएगा। ले जा तो सकते हैं उसको, पर पानी पीने के लिए नहीं कर सकते तत्पर। ये उदाहरण पूछा भी गया है, तो ये तत्परता का नियम है। तो देखो अभ्यास का नियम, इसको उपयोग व अनुपयोग का नियम बोलते हैं। इसमें देखो अभ्यास क्या कहते हैं, बार बार अभ्यास करने से। इसका उदाहरण भी मैंने लिखा है, एक अभ्यास, बार बार अभ्यास करें। तो अभ्यास का नियम का अर्थ क्या है, कोई क्रिया उसको बार बार दोहराने से, बार बार उसको करते हैं, बार बार दोहराने से क्या है वो दृढ़ होता है। अभ्यास क्या करता है, अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है भाई। जैसे कि उदाहरण है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर पड़त निशान। ये भी पूछा गया है। तो अभ्यास का नियम, उपयोग है अनुपयोग का नियम। देख लो, आप लोग खुद देख लो, बार बार अभ्यास करने से, जितना अभ्यास करते हैं, आप लोगों ने देखा कई बार क्लास में कमजोर बच्चा होता है और अभ्यास से बार बार अभ्यास करता है, तो आप सोच के देखो अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी विद्वान बन जाता है। ठीक वैसे ही देखो, जैसे कि कुएं की जो जगत है उस पर बार बार रस्सी के जाने से वहां पर क्या पड़ जाते हैं, बार बार रस्सी जाती है तो वहां पर निशान नहीं पड़ जाते हैं क्या। नेक्स्ट प्रभाव व परिणाम का नियम। इसको संतोष असंतोष का, प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी बोलते हैं। तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम क्या होता है, हमारे हितकर होता है, यानी कि जिससे हमें क्या होता है, सुख या संतोष मिलता है। तो प्रभाव, ये सारे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो आप लोगों को थॉर्नडाइक का ये आपको सिद्धांत अच्छे समझ में आ गया, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। इसको थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, हर्ष व दुख का सिद्धांत भी बोलते हैं, योजनावाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयत्न व त्रुटि भूल इसका संबंधवाद या बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। मैंने कहा था ना इनके बीच में बॉन्ड बंध बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैं लिख देती हूँ कि संबंधवाद या बंध का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो क्लास तो ऐसे लंबी थोड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा ये जब बताते हैं ना कहानी तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, फिर भी इस क्लास में एक पावलोव वाला वही सिद्धांत मैं करवा देती हूँ। एक बार थोड़ा सा आप उसमें देख लो कि सीखने के अन्य जो गौण नियम है वो भी थोड़े देख लो। सीखने के अन्य गौण नियम में है बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। देखो बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है, सीखने के अन्य गौण नियम है, इसमें है ये बहु प्रतिक्रिया का नियम। देखो जब हम कोई मान लो नया काम करते हैं, आप खुद देखो कोई नया काम करना सीखते हो तो उसके लिए आप अनेक क्रियाएं नहीं करोगे, बहुत सारी क्रियाएं करोगे भाई।
कई तरीके अपनाओगे, बहुत सारे, कई नया काम करना सीखोगे तो बहुत सारे तरीके अपनाओगे। जैसे कि थोंडाइक की जो बिल्ली है, उन्होंने पिंजरे से बाहर आने के लिए कितनी प्रतिक्रिया थी। सबसे स्टार्टिंग में दूसरी बार तो उसका बहुत ही जल्दी खुल गया था, पहली बार उसने बहुत सारी खाना खाने के लिए जो बाहर मांस था उसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया की थी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। फिर आत्मीकरण का नियम देखो, जो आत्मीकरण का नियम है, इस नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान है उसका आत्मीकरण करके जो अपने पहले का जो पूर्व ज्ञान है उसको, पहले वाले ज्ञान को क्या कर लेते हैं, स्थायी अंग बना लेते हैं। जो नई बातें हैं उसको सीखने से पहले क्या करते हैं, जो पहले का पूर्व कार्य है उसको पूर्व ज्ञान से क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। फिर है मानसिक विन्यास का नियम, यानी कि इसमें आत्मीकरण में ये होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो पहले अपने को पता होता है, ज्ञात होता है, उससे अज्ञात की ओर, इसका उदाहरण है आत्मीकरण का नियम। यानी कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्म शांत करना, ये लिख लेना आप। मानसिक विन्यास का नियम, यानी कि जिस कार्य के प्रति हमारी मतलब जैसी भी हमारी अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति होती है ना, उस काम को क्या करते हैं, हमें उसी अनुपात में सीखते हैं जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी। जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन का जैसा मान लो भाव होता है ना, काम वैसा ही होता रहेगा। तो मानसिक विन्यास का नियम, खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति है, वो प्राणी अगर मानसिक रूप से, उसका मानसिक रूप है ना, मानसिक रूप से किसी काम को सीखने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो उस काम को कभी भी सीख ही नहीं पाएगा। अगर माइंड में उसने बिठा लिया मानसिक रूप से वो इस प्रकार है तो नहीं सीख पाएगा। तो आशिक क्रिया का नियम क्या है, आशिक से आपको पता चल रहा था, यानी कि आंशिक यानी कि छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। आंशिक नाम से पता चला आंशिक। आंशिक क्रिया का नियम है, यानी कि कोई काम है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उस काम को मतलब इजी बना लेते हैं, यानी कि सरल और सुगम हो जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूर्ण से अंश की ओर विधि है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। भाई मतलब जो साहचर्य परिवर्तन का नियम है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि पहले कभी की गई जो क्रिया है उसको समान जो दूसरी स्थिति है उसमें करना, उसके समान ही, यानी कि साहचर्य। मान लो उसने पहले कोई क्रिया किया, उसके समान, उसके सेम टू सेम उसकी दूसरी स्थिति उसमें करना। अब करते हैं अपने से यार पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या क्लास लंबी हो गई या करवा दूं, दो तो कर ही लोगे, करोगे तभी तो आपका कंप्लीट होगा। आप थोड़ा ऐसे करना, स्पीड में करके देख लेना। देखो बातें तो मैं करती नहीं हूँ, बस काम की बातें होती है वो ही करवाती हूँ, करवाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी पता नहीं लग जाता है टाइम। अगर आराम से समझाते हैं तो भाई लग ही जाता है। देखो सबसे पहले तो पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, इसका नाम देखो, इसके क्या क्या नाम है, नाम। इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत बोलते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, सीआर थ्योरी। जो पहला था वो कौन सा था, एसआर थ्योरी, और पावलोव वाला है ये है सीआर थ्योरी। पहले तो आपको इनके सारे नाम ध्यान होने चाहिए। अब देखो पावलोव, ये जो पावलोव है इनको अनुबंधन का जनक भी कहते हैं, यानी कि पिता कहते हैं पावलोव को, ये ध्यान रखना। अब देखो जो ये पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन देखो 1904 में हुआ। प्रतिपादक है जो पावलोव है, और वॉटसन ध्यान रखना, परंतु वॉटसन क्या है, समर्थक है। ये मुख्य रूप से ये पावलोव है, पूरा नाम इनका है इवान पी पावलोव। और ये क्या थे, ये शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे भाई। और इन्होंने देखो जो अपने थॉर्नडाइक का पढ़ के आई है, थॉर्नडाइक ने तो भूखी बिल्ली पर किया और पावलोव ने किस पे किया, कुत्ते ने। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पावलोव, पावलोव से पाव, पाल नाम आ रहा है ना, इसको भूलो, वे को भूलो, यहाँ पर पाल, पालते, पालते क्या है, कुत्ते, भूखे कुत्ते को पालते हैं, ऐसे लोग कुत्ते को पालते हैं। तो पावलोव का कुत्ते पर, थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक पीछे डाई, डाई किस पे कर दी, बिल्ली के बालों पर कर दी, आप ऐसे याद कर सकते हो। और जो ये थॉर्नडाइक है इन्होंने भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया, और कौन सी ग्रंथि का प्रयोग किया, तो ये जरूर ध्यान रखना, पेरोटिड ग्रंथि का प्रयोग किया था। जो पावलोव है इन्होंने कुत्ते की जो पेरोटिड ग्रंथि था उसका ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग का सिद्ध किया था भाई। और इस काम के लिए इनको क्या मिला था, 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये लिख लेना, 1904 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार, लिख लेना भाई यहाँ पर। अब देखो आप लोग इसमें एक पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, तो इसमें आपको दो चीजें समझनी है, एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। ये क्या है, इन दोनों को समझो। जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है वो एक मतलब प्राकृतिक बोलते हैं इसको, प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक।
मान लो एक भूखा कोई व्यक्ति है, कुछ भी मान लो, उसके सामने अगर भोजन रखा जाता है और भोजन आने पर मुंह में जो लार आती है ना, या मान लो तेज शोर होता है, उस तेज शोर सुनने से डर जाता है, तो वो तो होती है प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे कि ये भोजन है, ये तो है स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन को देखकर जो लार आती है। अगर घंटी को देखकर आती है तो घंटी क्या है, वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। ये चीजें आपको आगे अच्छे से समझ में आएगी, जब मैं आगे समझाऊंगी, अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगी, तब आपको ये समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, मैंने चित्र भी बना रखा है, डायग्राम अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, CR थ्योरी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये नाम आप सब ध्यान रखना। अब देखो, ये पावलोव ने किया भूखे कुत्ते पर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर भूखा कुत्ता भी बना दिया, ये लार टपका रहा है यहाँ पर, ये इसके सामने मैंने भोजन रख दिया, इधर घंटी है, ठीक है ना, ये एक भूखा कुत्ता है। अब देखो यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिखी है, 3 चीजें हैं, 3 चरण है, इसके आपको कैसे ध्यान रखना है। देखो यहाँ तो ये भूखा कुत्ता है भाई, ठीक है। जो मैंने भोजन बनाया है ना, ये है स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं इसको, UCS बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS स्वाभाविक उद्दीपक। ये भोजन हो गया, UCS भोजन हो गया, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। फिर यहाँ पर मैंने लिखा घंटी बनाई है, घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक, इसको बोलते हैं CS अस्वाभाविक, कंडीशनल स्टिमुलस। फिर देखो लार, अब ये तो हो गया उद्दीपक जो कि स्वाभाविक, और घंटी होगी अस्वाभाविक उद्दीपक। जो यहाँ पर इसके लार है, लार पड़ रही है, ये है अनुक्रिया, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है ये। अब इनको समझो कैसे, इन सभी चीज को एक बार में ही आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये सारा का सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। ये कुत्ता है, इसके सामने देखो सबसे पहले भोजन लाया गया। पहला चरण क्या है, इसके चरण है, ये पहला चरण है, मैं लिख देती हूँ, ये पहला चरण, ये सेकंड, ये थर्ड चरण। देखो पहला चरण क्या है, जब सामने इसके भोजन लाया गया तो इसने भोजन को देखकर कुत्ते ने क्या करी, लार टपका दी, यानी कि कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से लार टपकाई, यानी कि भोजन को देख कर, वो स्वाभाविक उद्दीपक है। फिर देखो घंटी बजाई गई, पहले भोजन लाया गया, फिर घंटी बजाई गई, तो घंटी बजाने पर ही क्या किया इसने, पहले चरण में तो देखो, यानी कि पहला चरण है, सामने भोजन लाया गया और कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से लार टपकी। दूसरा चरण है ना, दूसरे चरण में पहले घंटी बजाई, पहले घंटी बजाएंगे और घंटी बजाने के बाद में सिर्फ 5 सेकंड लो, 5 सेकंड, ज्यादा नहीं लेना, 5 सेकंड याद रखना। 5 सेकंड के बाद तुरंत भोजन दिखाया गया, यानी कि पहले घंटी बजा दी, घंटी बजाने के बाद 5 सेकंड के तुरंत बाद ही भोजन को दिखा दिया। अब इसको ऐसे लगता है, देखो पहले जैसे इसको भोजन दिखाया, दूसरी बार जैसे घंटी बजाने के 5 सेकंड के बाद ही भोजन दिखा दी, इसको ऐसे लगता है जैसे जैसे घंटी बजती है ना, वैसे वैसे भोजन मिलता है। भैया घंटी बजाई पहले 5 सेकंड के तुरंत बाद ही भोजन मिल गया, तो इसको ऐसे लगता है घंटी ही एक भोजन है, भाई घंटी बजी तो भोजन मिलेगा। तो कुत्ता क्या करता है, कुत्ते ने देखो स्वाभाविक उद्दीपक जैसे लार छोड़ी ने पहले भोजन को, वैसे ही इसने प्रतिक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक पर कर दी। यहाँ पर घंटी बजने पर ये लार छोड़ने लग गया, इसको लगा कि घंटी बजेगी तो मेरे को क्या, घंटी ने इसको भोजन समझ लिया, इस घंटी को सुनकर ही लार छोड़ देता था, जैसे भोजन को देखकर तो घंटी को ही लार छोड़ देता, भाई घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा। तो ये अनुक्रिया करता रहा रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं UCR, या पहले इस भोजन को देख करके इसने अनुक्रिया की, लार छोड़ी, फिर इसने घंटी को बजते हुए देख करके भी इसने लार छोड़ दी, भी घंटी बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा। तो ये क्या करता है, पहले चरण में से खाना दिखाया, दूसरे चरण में इसने घंटी बजाई है ना, घंटी बजा करके 5 सेकंड के बाद तुरंत ही भोजन मतलब ऐसे वो दिखा दिया। तो तीसरा चरण इसने ऐसे अपनाया कि सिर्फ घंटी बजाई, तीसरे चरण में इसने क्या बजाई, सिर्फ, ये 3 चरण है, जिस तीसरे चरण में सिर्फ एक घंटी बजाता है, ये तो एक रिस्पॉन्स है, तीसरा चरण इसको मत मानो चाहिए। तीसरे चरण में क्या करता है, ये सिर्फ घंटी बजाता है और घंटी को बजाते ही ये तुरंत लार छोड़ देता है। देखो पहले चरण में भोजन दिखाया, दूसरे चरण में मतलब घंटी बजाता है, घंटी के बाद में भोजन दिखाता है, तीसरा चरण होता है ना उसमें भोजन नहीं दिखाता है। यहाँ दूसरे में तो भोजन दिखा रहा है घंटी के बाद, तीसरे चरण में ये क्या करेगा, इसने एक नया ही तरीका ढूंढा कि ये भोजन नहीं दिखाता, सिर्फ घंटी बजाता तो भी लार छोड़ देता है। ये क्यों छोड़ देता है, क्योंकि इस चीज का आदी हो गया था भाई, आदी होना यानी कि अनुकूल हो गया था। पहले ये भोजन दिखाता है, लार छोड़ी, दोबारा क्या करता है, घंटी बजाएगा और घंटी के तुरंत बाद 5 सेकंड में भोजन दिखाएगा, और तीसरे चरण में भाई साहब क्या करेगा, भोजन तो दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ घंटी बजाएगा, ये घंटी सी बजा देगा और घंटी बजाते ही लार छोड़ देगा, भोजन तो दिख ही नहीं रहा,
घंटी को देखते क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि ये इसका आदी हो गया, इसको लग रहा है अभी घंटी बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा। तो अब देखो कुत्ता मैंने कैसे बना रखा है, लार छोड़ रहा है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अनुक्रिया करता है रिस्पॉन्सिव। अब देखो ये देखो यहां से आपको समझ में आएगा यूसीएस क्या है, भोजन। मैंने बताया स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ये भोजन है। फिर इस भोजन को देखकर जो लार आती है ना, वो है यूसीआर, लार आना रिस्पॉन्स, यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये यूसीआर हो गया। फिर देखो दूसरा चरण है, पहला चरण ये, दूसरा चरण देखो मैंने दूसरे चरण में ये बताया कि पहले ये क्या करता है, पहले घंटी बजाता है, पहले घंटी बजाएगा, फिर 5 सेकंड के तुरंत बाद क्या करेगा, भोजन दिखाएगा, और भोजन दिखाने के बाद फिर ये घंटी बजाता है, मान लो फिर ये भोजन देता है, ऐसे करता है। तो ये जैसे घंटी बजाता है और भोजन दिखाता है तो इसको लगता है जैसे घंटी बजेगी मेरे को भोजन मिलेगा, तो फिर ये लार छोड़ देता है। तो लार देखो जो भोजन दिखाता है वो तो है यूसीएस भोजन, और घंटी है सीएस घंटी यानी कि सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस अस्वाभाविक जो उद्दीपक है। फिर ये लार पटकता है, देखो यूसीआर, लार इनको देख करके लार पटकता है, वो है यूसीआर। फिर देखो जो तीसरा चरण है सीएस, यानी कि यहाँ पर कोई खाना नहीं मिल रहा, कोई खाना नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ घंटी, सीएस। और ये बेचारा कुत्ता देखो घंटी को देख के लार पटक रहा है, सीआर, क्योंकि इसको पता है जैसे घंटी बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा। तो आपको ये पावलोव वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक वाटसन का भी है, भी वाटसन द्वारा खरगोश और बच्चे पर किया गया प्रयोग भी है, वो भी ध्यान रखना आप लोग। वैसे मैं लिखवा दूंगी आगे, अभी तो इस क्लास में इतना ही करता है। उन्होंने जो वाटसन ने है ना, उन्होंने उनकी पत्नी थी रेनर, उन्होंने अपने अल्बर्ट जो 11 महीने का बच्चा था उन पर प्रयोग किया था वाटसन ने। उन्होंने क्या किया था, तो कहानी से थोड़ी सुन लो। उन्होंने ना मतलब खेलने के लिए एक खरगोश दिया था, और अल्बर्ट ने क्या किया, उस खरगोश को छुआ, और तो बालक को ना ऐसे आनंद की अनुभूति हुई इस खरगोश को जैसे ही छुआ। और फिर जो वॉटसन था ना, उन्होंने जैसे वॉटसन ने ही तो दिया था उसको, उसने क्या किया थोड़े टाइम बाद में ना क्या किया, एक डरावनी धमनी पैदा कर दी खरगोश। सबसे पहले तो जो उसका बेटा था खरगोश के साथ अच्छे से खेला था, आनंद की अनुभूति करा था, और फिर वैसे डरावनी जैसे आवाज आता है ना, जैसे डरावनी मतलब ऐसे आवाज सी पैदा करता है, और बार बार उस चीज को दोहराता है, वो डरावनी आवाज को। तो बेचारा क्या करता, जैसे जैसे वो डर गया उस डरावनी आवाज को देखकर, और फिर जैसे जैसे वो खरगोश को हाथ लगाता वो उसी को देखकर डर जाता। ये थोड़ी उसकी कहानी है, बाकी मैं आगे और समझा दूंगी। तो आप लोगों को ये दोनों तो अच्छे से समझ में, आप मेरे को बताना कि ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। तो ये थोड़े बड़े थे, प्रयास जो त्रुटि वाला है, प्रयत्न एवं भूल वाला, जो थॉर्नडाइक वाला, और पावलोव का जो सिद्धांत है, ये दोनों थोड़े से बड़े थे। तो एक वीडियो में 2 ही हुए, बाकी जैसे थोड़े छोटे होते हैं तो उसमें 3-4 ले लेंगे, 4-5 ले लेंगे, जैसे भी। तो ज़्यादा बड़े होंगे उसमें 2 ले लेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये वाले हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा।